हेलो चैंपियंस। स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर राइटिंग सीरीज में नेक्स्ट सेशन में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेपर वन से रिलेटेड है। पेपर वन में भी जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पोर्शन है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करेंगे, फॉर्मेटिंग जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले आता है आपका जो क्वेश्चन है झोप कल्चर। ठीक है, आपने रिसेंटली अगर एग्जाम को प्रॉपरली आप ट्रैक कर रहे हैं और पीवाईक्यू को अगर देख रहे हैं तो जो हमारा टॉपिक लिखा हुआ है कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टू 10th सेंचुरी एडी, ये मेंस का जो पहला पॉइंट है उसमें अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन से कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपल हड़प्पन साइट्स के अलावा आजकल आयोग ने क्या करा है, कुछ कल्चर्स जो उस टाइम में कंटेम्प्रेरी में हमारे इंडिया में डेवलप हो रहे थे उनसे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि 2020 के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था झूकर झाकर कल्चर। ठीक है, तो उसी का एक लेके चलते हैं। इस एक एग्जाम अभी जैसे मैं एग्जाम्पल है वो है आपका झोप कल्चर। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आता है झोप कल्चर, ठीक है, झूकर झाकर कल्चर, या आप बोले इसके अलावा चैल्कोलिथिक साइट से रिलेटेड कोई साइट्स आ जाती हैं, तो इन सब साइट्स को हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम है उनसे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। स्पेशली अगर मैं बोलूँ कि कहीं आपको किसी सोर्स में मिल जाएंगी या एक जगह मिल जाएंगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एनसीईआरटीज आपने पढ़ी हैं और अगर कोई सोर्स बुक आप रेफर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें टकरा जाएंगी। तो इन पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है हमें। लेकिन सिर्फ इनके चक्कर में हम नॉर्मल जो हमारी हड़प्पन साइट्स है जैसे कि धोलावीरा हो गया, मोहनजोदारो होगा, और आपके लोथल टाइप की साइट्स है, इन साइट्स को हम इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिक तो पढ़ना है, लेकिन अगर इस टाइप की साइट्स आ रही है, कुछ कल्चर आ रहा है, कुछ अलग सा नाम आ रहा है, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो उनको या तो हड़प्पन साइट डाल के या फिर दैट कल्चर विच वाज कंटेम्परेरी टू या फिर प्रिसीड्स दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, इस टाइप में अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो हम कम से कम एक लाइन या एक पॉइंट लिखने की कंडीशन में तो होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि एक पहला एग्जांपल है झोप कल्चर। झोप कल्चर क्या है, ये आपका कॉपर स्टोन कल्चर ऑफ इंडस रीजन, या इसको कॉपर स्टोन की जगह हम इसको एक प्रॉपरली एक नेम बोल सकते हैं जिसको कहते हैं हम चैल्कोलिथिक। ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया चैल्कोलिथिक, एक मिनट जरा पेन प्रॉपर सेट कर लें। ठीक है, आई गेस अब हो गया है। ठीक, चैल्कोलिथिक। ठीक, तो चैल्कोलिथिक जो आपका कल्चर है या जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है ये आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन माना जाता है। ठीक है, आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में एक जो कल्चर डेवलप हुआ है उसे चैल्कोलिक कहते हैं। लेकिन कुछ साइट्स ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम हड़प्पन कल्चर और चैल्कोलिक कल्चर में सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं तो वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूज ऑफ मेटल। चैल्कोलिथिक पीरियड में कॉपर का यूज ज्यादा होता था और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का यूज ज्यादा होता था। और जो हमारे चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड है उसमें पॉटरी वेयर या फिर ग्रे पेंटेड पॉटरी वेयर, इस टाइप की चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि जो हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड है वो को इंसाइड करता है आपके किससे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेटा ध्यान में रखना है। ठीक, सो अगर अब इस पे आते हैं तो चैल्कोलिथिक रीजन मोनली कौन सा रीजन बोला गया है, बलूचिस्तान पे। और बलूचिस्तान की भी जो एक एरिया है, यही जो झोव वैली है, ठीक, जो वैली वाला जो रीजन बोला जाता है उसमें जो कल्चर डेवलप हुआ था उसे झोप कल्चर कहा गया। ठीक है, उसका टाइम पीरियड है 4th सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी के बीच में। ठीक है, ये जो हमारा टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं किससे कोइंसाइड करता है, आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी टाइम पीरियड से कोइंसाइड करता है। ठीक है, जो टाइम पीरियड हम लोग क्या लेके चलते हैं, आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिफरेंट टाइम पीरियड है, लेकिन क्या बोला जाता है 2600 बीसी से 1900 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो एक मैच्योर या डेवलप्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो वाला टाइम पीरियड क्या माना जाता है, ये टाइम पीरियड माना जाता है। तो क्या बोला है, 4th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी बीसी तक का टाइम पीरियड में एक डेवलप हो रहा है वो झोप कल्चर है। तो 3rd सेंचुरी बीसी तक आने का मतलब है कि ये जो स्टार्ट किया है ये 3rd सेंचुरी बीसी कहा जाता है इसे। आपने देखा होगा कि जब हम बीसी में पढ़ते हैं तो जो चीज
आपका बिगर नंबर होता है वो क्या होता है, वो पहले आता है और स्मॉलर नंबर बाद में आता है, इसलिए फोर्थ से थर्ड सेंचुरी, क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं। ठीक, फिर थर्ड चीज क्या आती है, इसकी इंपॉर्टेंट साइट, जैसे प्यारियानो गुंडई, फिर राना गुंडई और एक दावरकोट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये कौन सी वैली में था, जोब वैली में है, तो उससे रिलेटेड साइट्स है। एक पूरा एरिया है, इस एक वैली में कल्चर डेवलप हुआ, उसकी इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट हड़प्पा मोहनजोदारो है, इस प्रकार से इसकी साइट्स ये हैं। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं कुंतसी। ठीक है, कुंतिसी में क्या है, ये एक अलग से, फिर मैंने आपको बताया कि हड़प्पन साइट्स में डिफरेंट साइट्स हैं, हमारे इंडिया में ही बहुत सारी साइट्स अभी एक्सकवेशन प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं ट्रेंड में अगर कोई साइट्स आती है तो उनको हमें याद करके रखना है। ठीक है, और हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि हिस्ट्री को हमको करंट में क्या देखना है, यही करंट में देखना है कि कोई न्यूज़ में आ रही, जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ साल पहले राखी गढ़ी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, उसके एक्सकवेशन से या उसकी डिस्कवरी से ये पता चला कि मोहनजोदारो या हड़प्पा नहीं, राखी गढ़ी सबसे लार्जेस्ट साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। लेकिन उस टाइम पीरियड में, जब हम लोगों ने 1926 के टाइम पीरियड में ये डिस्कवरी चल रही थी, उस समय राखी गढ़ी की प्रॉपरली एक्सकवेशन नहीं हुआ था, इस वजह से राखी गढ़ी का नाम इतना ज़्यादा फेमस नहीं था जितना हड़प्पा और मोहनजोदारो का था। लेकिन धीरे धीरे एक्सकवेशन चल रहा है। ठीक है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि जो इनकी क्या थी, लिपि थी हड़प्पन सिविलाइजेशन को, उनके भी पढ़ने की कोशिश चल रही है। तो उसी से धीरे धीरे कुछ ना कुछ नए फैक्ट्स, नई साइट्स, नई चीजें पता चलती रहती हैं, तो पेपर में आती हैं, या फिर आप प्रॉपरली कोई सोर्स यूज कर सकते हैं तो उनसे आइडिया हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोई भी साइट आती है ना, तो उसको साइट को लिखने का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट का तरीका हमेशा ये होता है, पहले आप उसकी लोकेशन बताइए, लोकेशन बताने के बाद उसकी एक्सकेवेटर जिसे कहते हैं, या फिर उसकी डिस्कवरी किसने की, उसका नाम अगर आपको पता है, वैसे पता होना चाहिए, मोस्टली फेमस साइट्स का हमें पता है, वो बताना है। ठीक है, कौन सी रिवर पे वो है, उस रिवर का नाम हम बता सकते हैं, और उसके बाद इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज। ठीक है, अब वहां से कुछ ना कुछ चीज मिली होगी जिससे पता चला होगा कि ये साइट भाई पोर्ट के लिए फेमस थी, एक्सपोर्ट के लिए फेमस थी, डोमेस्टिकेशन के लिए, कैटल के लिए फेमस थी, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से पता चलती। ठीक है, तो आप इसको देखिए कि ये जो आपका पोर्श ये फॉर्मेट होना चाहिए किसी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट से। ठीक है, हमेशा ये यही फॉर्मेट में कोई भी साइट आ रही है तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, एक दो तीन चार, चार हो गए। अब इसमें से अगर कोई एक भी चीज नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर फॉलो किया है। लोकेशन क्या बताया इसका, हड़प्पन साइट राजकोट गुजरात में है। ठीक है, फिर डिस्कवर्ड बाय M.K. धनवालीकर, M.R. रावल और Y.M. चित्तलवास। ठीक है, अगर इनमें से एक या दो नाम भी आपको याद हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि हु इज द डिस्कवर ऑफ दिस साइट वो पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर लिख दिया एक्सकवेशन किस चीज का हुआ है, कॉपर बैंगल्स, क्ले टॉयज, काट। ठीक है, इसके अलावा दो फैक्ट्स इसके, और एक इस पे जो रिवर है वो यहाँ मेंशन नहीं है, तो रिवर कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, फुल्की रिवर। ठीक है, एक रिवर का नाम है फुल्की रिवर, उस रिवर के अलोंग साइड ही ये साइट क्या हुई, डेवलप हुई, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं वो किसी ना किसी रिवर के साइड में ही डेवलप हुई हैं। ठीक है, फिर एक और फैक्ट आ जाता है, ये भी एक पोर्ट सिटी थी। आप और बताइए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में अभी तक जितना हम लोग नॉर्मल वे में या बेसिक पढ़ते हैं, उसमें एक पोर्ट सिटी में किसका नाम आता है जो गुजरात में लोकेटेड है, लोथल। ठीक है, तो लोथल पोर्ट सिटी थी गुजरात की। एक पोर्ट सिटी में अगर आपको एक और अगर फैक्ट जोड़ना हो अपने कंटेंट में, तो एक साइट का नाम आ जाता है कुंतसी, लोकेटेड नियर द फुल्की रिवर, और ये सारा जो लोकेशन है ये सारा डेटा हमको लिखना है। ठीक है, सो क्या हो गया, 3 मार्कर में कल्चर आता है, तो कल्चर कहाँ डेवलप हुआ, किस टाइम पीरियड में डेवलप हुआ, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में बताना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट आती है तो इस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा एक टॉपिक, गंधर्व वेद। ठीक है, अब जो हमारा वैदिक वाला पोर्शन है, ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पोर्शन में, उसमें दो तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। देखो,
जो वैदिक पोर्शन है उसमें हमेशा याद रखना कि सबसे पहले चीज आपको सारे के सारे जितने वेद हैं उन वेद्स का क्या करना है, उन वेद्स पे 2 मार्कर तो अच्छे से तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। 2 मार्कर तैयार करो, और उसके साथ साथ और उससे रिलेटेड कोई बुक्स हैं, ठीक। अगर बुक अगर आ रही है या कोई टेक्स्ट का मेंशन है किसी वेद में या किसी पुराण का मेंशन है, तो उनको भी हमें कोशिश करना है कि वो हमें याद हो जाए, क्योंकि वो 2 मार्कर में आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड है उसमें अगर 2 मार्कर की बात करें तो टाइप्स ऑफ वेद, उनके उपवेद कौन है, उनका ब्राह्मण कौन है, ये सारी चीजें फैक्चुअल उस पे आप 2 मार्कर में सारे तैयार करने हैं, ठीक। 7 मार्कर और 10 मार्कर में अगर आप वैदिक और लेटर वैदिक से बात करेंगे तो इसमें सिंपल क्वेश्चन आता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक और ऋग्वेदिक टाइम पीरियड। और दूसरा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन लेटर वैदिक पीरियड एंड ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। तो बस ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। अब इनके अंदर जो फैक्ट्स हैं, अगर जैसे कि हम लेटर वैदिक की बात करें तो गोत्र सिस्टम अगर स्टार्ट हो रहा है, विमेन की कंडीशन पे बात हो रही है, तो इनके अंदर कोई भी अगर फैक्ट्स आता है, बलि प्रथा को क्या कहते थे, गोत्र सिस्टम क्या होता है, किनशिप क्या होती है, अगर इस ये छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये वाली टर्मिनोलॉजीज किस में आ जाएंगी, 2 मार्कर्स में आ जाएंगी। और 7 और 10 में तो आपको सिंपल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन जो आपके सिलेबस में मेंशन है सिर्फ उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन में, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या आपने देखा होगा लास्ट टाइम से, कल्चर कौन सी साइड कहाँ से आ रही है, हम उसको ना थोड़ा प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें अपना जो बेसिक है उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि अब आया आपका गंधर्व वेद, ठीक है। गंधर्व वेद आपका प्रॉपर 4 वेद में तो नहीं आता है। 4 वेद में कौन कौन से वेद आते हैं, अगर हम 4 वेद की बात करें तो ऋग्वेद आ जाएगा, ठीक है, अथर्ववेद आ जाएगा, ऋग्वेद आएगा, अथर्ववेद आ जाएगा, सामवेद आ जाएगा और यजुर्वेद आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको ओरली बोल रही हूँ। 4 वेद हमारे बेसिक वेद है, इनको हम लोग याद करते हैं। अब इनके कुछ उपवेद होते हैं, इनके कुछ ब्राह्मण्स होते हैं, तो उन पे भी 2 मार्कर बनने के चांसेस बनते हैं। जैसे कि ये था गंधर्व वेद। अब कोई भी वेद आया है तो अगर नॉर्मल वेद है तो सिंपल लिख सकते हैं 1 ऑफ द 4 वेद्स या पार्ट ऑफ वेदात्रयी, ठीक है। 3 वेद को वेदात्रयी कहते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो ये वेदात्रयी हैं। तो इस टाइप का हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। लेकिन अगर ये उस 4 वेद के एक्चुअल पार्ट्स नहीं है तो किस के वेद का उपवेद है या किस चीज से एसोसिएटेड है, तो पहला पॉइंट तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिन और एसोसिएशन किससे है, ये सामवेद, 1 ऑफ द उपवेद, ठीक है। सामवेद का एक उपवेद कौन है, आपका गंधर्व वेद। तो मैंने इसमें 3 चीजें लिखी, सामवेद का लिखा ओरिजिन और उसका उपवेद है, तो 2 इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर इनका सब्जेक्ट मैटर्स क्या होता है, हर वेद में कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट है जिसपे बात की गई है। तो दूसरा वेद, ये वाला जो आपका फॉर्मेट है ये आपके नॉर्मल वेद में भी होगा कि शुरुआत में उनका ओरिजिन या फिर किससे बिलोंग करते हैं, फिर उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, फिर उनका कोई सिग्निफिकेंस है या फिर इन्फ्लुएंस कैसे हुआ या उसके रिलेटेड क्या है या किसी टेक्स्ट में वो मेंशन है या उनमें और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, इससे रिलेटेड आप अलग अलग पॉइंट्स में डिफरेंट डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आया, सब्जेक्ट क्या कवर्स वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। फिर कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, यूज इन टेम्पल रिचुअल्स एंड यज्ञ, ठीक है। टेम्पल रिचुअल्स मोर यज्ञ में क्या होते हैं, ये यूज होते हैं। फिर इन्फ्लुएंस क्या है, इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ नाट्यशास्त्र, ठीक। तो मैंने यहाँ से आप आराम से इसको अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 3-4 डायमेंशंस कवर करे हैं और उसी स्पेस में, लिमिटेड स्पेस में, सामवेद का पार्ट है, वोकल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, रिलीजियस में या टेम्पल्स में यूज होता है, और नाट्यशास्त्र, मतलब ये 1, 2, 3, 4 चार हमने यहाँ पर फैक्ट्स या 4 डायमेंशंस में बात कर दी है, ठीक है, 2 मार्कर के क्वेश्चन में। तो एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका नहीं मिल पाता है कि किसी वजह से हम आपके मार्क्स काटे। बहुत सारे डायमेंशन है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, प्रॉपर हेडिंग के साथ हमने चारों लाइन को कवर करके लिखा है। तो बहुत कम चांस है या बहुत लीस्ट चांस है कि अगर उनके पास आंसर की दूसरी भी हो तो आपकी चीज गलत नहीं लिखी है, ठीक है। गलत नहीं लिखी है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, क्लियर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रवर्सेन 1। अब ये वाला जो टॉपिक है ये किसी भी किंग या रूलर, ठीक है,
आपके 10th सेंचुरी एडी तक अगर कितने भी रूलर्स की बात आती तो हमेशा याद रखना, या इन पे कोई आता है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले बताओ किस डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर इनका टाइम पीरियड बता दो अगर पता है तो, कहाँ कब से कब तक इन्होंने रूल करा था। आफ्टर दैट इनकी अचीवमेंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। मेन तो यही 3 हेडिंग है। अगर किसी भी रूलर्स का नाम आ रहा है तो इनका हर रूलर की कुछ ना कुछ एक यूएसपी रहती है, ठीक है। आप अशोक लिखना चाहते हैं, अगर अशोक, तो कितना कुछ है अशोक के लिए बताने के लिए, लेकिन अगर अशोक लिखना है तो अशोक को अगर 2 मार्कर में लिखना है तो अशोक वाज द रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी हु रूल्ड द पैन इंडिया या ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये वाली बात हम लिख सकते हैं। उसके बाद ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्म by because of influenced of बुद्धिज्म, ठीक है। फिर तीसरी चीज ही तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ही गेव प्रॉपर द आर्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन with the development of art and architecture along with efficient administration system, ठीक है। मतलब इन्होंने इंस्क्रिप्शन का यूज करके एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने का काम किया, ठीक है। तो हमने अशोक की जो दो तीन यूएसपी थी, उन यूएसपी को कवर करके क्या लिखा, आपके 2 मार्कर के क्वेश्चन में लिमिटेड 20 वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर इनको देखें, प्रवरसेन 1 नोटेबल एंड पावरफुल रूरल ऑफ वाकाटक डायनेस्टी, ठीक है। डायनेस्टी लिख दिया और इसी के ब्रैकेट में मैंने टाइम पीरियड लिख दिया। अलग से लिखने का हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास बहुत पॉइंट है इनके लिए लिखने के। अगर नहीं होते तो अलग अलग बनाइए, तो कम से कम अगर उनके पास और डेटा होगा तो आपको 1 या 1.5 से कम मार्क्स नहीं देंगे अगर हम ये बेसिक चीज फॉलो करेंगे तो, ठीक है। फिर फर्स्ट वाकाटक किंग टू अज्यूम इंपीरियल टाइटल्स, कौन सा टाइटल, सम्राट का टाइटल यूज करने वाले कौन थे, पहले वाकाटक किंग थे, ठीक है। फिर क्या है, पॉलिटिकल अलायंस विथ नाग डायनेस्टी रूलर, एक बात अलग हमने ये बता दी। फिर डेवलप्ड डिवाइड फॉलोअर ऑफ हिंदुज्म सपोर्टेड वैदिक रिचुअल्स, ठीक है। तो 3-4 चीजें हैं जो इनके बारे में हमें अलग से या फिर अलग से एम्फसाइज करती है, उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करा। मतलब जो मैंने आपको अभी अशोका के बारे में बताया था वैसा कोई भी हर रूलर जो यहाँ 2 मार्कर में आया है उसकी कुछ ना कुछ यूएसपी होगी, अलग होगी। वो किसके बेटे हैं, क्या थे, किसके भाई थे, अगर कुछ उसमें बड़ा नहीं था उनका भाई होने की वजह से या बेटे होने की वजह से, तो प्लीज अवॉइड दिस, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन नॉट इम्पॉर्टेंट। उस रूलर का नाम इसलिए पूछा गया है कि इस रूलर ने क्या किया है या इसने अपने जीवन में क्या पाया है या कुछ अच्छा बुरा जो भी किया है वो 2 मार्कर में बताना है। इनके पिता थे, इनके भाई थे, इनके क्या थे, कुछ भी एक और भाई पता पति थे, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो अननेसेसरी डिटेल्स होती है, ठीक है। तो उनको आपको अवॉइड करना है। आपको कोशिश करना है, इफ रूलर इज कमिंग अ प्रॉपरली, कहाँ किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, उनकी कैपिटल क्या थी, शिफ्ट है, उनकी पॉलिटिकल कल्चरल या कोई भी अचीवमेंट है, आपको उसको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 7 मार्कर के क्वेश्चन में, कमेंट ऑन द रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका। देखो, आपका जो एमपी का हो या फिर ओवरऑल जो हिस्ट्री का पोर्शन है ना, उसमें एक चीज याद रखना, हिस्ट्री वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा जो आजकल फोकस करा जा रहा है ना, वो कल्चर पे करा जा रहा है, ठीक है। कल्चर, और इसी में अगर हम आ जाते हैं हमारा आर्किटेक्चर, तो किसी भी टॉपिक में उसका कल्चर और उसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड फैक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हिस्ट्री में बहुत आसानी से आप उस चीज को कवर कर सकते हैं और आपके लिए क्वेश्चन आउट है, ठीक है। अब उसको बस ध्यान रखो कि ये चीज 7 और 10 मार्कर्स में कैसे डील करनी है, ठीक है। जैसे रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका का है, बहुत अच्छे से पता है, एमपी का टॉपिक है। क्या बोला है, कमेंट करने को बोला है। कमेंट करने का मीन्स जस्ट यू हैव टू राइट ऑल द फैक्ट्स विच यू नो अबाउट भीमबेटका, ठीक है। सिंपल सी बात है, फ्लो में लिखिए जितना आपको आता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब लिखने का यहाँ स्कोप ही नहीं है, ठीक है। अब बस यहाँ पर आपकी देखी जाएगी प्रेजेंटेशन कि सिंपल आपको भीमबेटका बोला है, आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, आपको एक इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी के फॉर्म में लिखना है। बार बार रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि हमेशा फिर क्या करते हैं बच्चे, नेक्स्ट टाइम पे याद नहीं रहता। 7 मार्कर आया, ठीक है, चुपचाप से क्या करेंगे 7 मार्कर में, ओहो चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, तो मैं यहाँ से इसको हटाती हूँ।
चलिए 7 मार्कर में क्या है आपका, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखना है। एक 1 मार्क का इंट्रोडक्शन, 1 मार्क की का कंक्लूजन अगर लिख पाओ तो, और बाकी 5 पॉइंट में आपको क्या करेंगे, आपकी बॉडी लिखेंगे। 7 मार्कर आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या है, भीमबेटका इज अ पैलेलिथिक रॉक शेल्टर। ठीक है, कितने फैक्ट्स आ रहे हैं ध्यान दीजिए। अ प्री हिस्टोरिक साइट लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हमने 2 लाइन में उसकी पूरी लोकेशन पे बात कर ली। इसके मेजर फैक्ट्स अलग से अपने हेडिंग बनाई ताकि अलग से देखिए, एक साइड बहुत बड़ा सा इंट्रोडक्शन ना हो जाए। तो इनके डिस्कवरी बता दी हमने, श्री विष्णु दर वाकड़कर के बारे में बता दी, और 1957-58 बता दिया। ठीक है, तो कब डिस्कवरी हुई इनकी, 1957-58 में। फिर मेजर फाइंडिंग्स, पेंटिंग्स रिलेटेड टू हंटिंग एंड अर्ली मैन अचीवमेंट्स। ठीक है, तो इतना ही पढ़ के सामने वाले को समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो किसने करा है और इसमें से क्या रिलेटेड है, ये आपके इंट्रोडक्शन में बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, फिर आपने एक अलग से पॉइंट बनाया, क्या बनाया, फीचर्स। फीचर्स में अब जो जो चीजें आपको याद आती हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, उनके बारे में लिखेंगे। 600 caves आउट ऑफ विच 275 caves हैव रॉक पेंटिंग्स, क्योंकि मेन रॉक पेंटिंग्स की बात है। फिर पेंटिंग्स बिलोंग्स टू पैलेलिथिक, न्योलिथिक एंड अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, डिपिक्ट लाइफ बेस्ड ऑन हंटिंग। ठीक है, ऊपर भी बोला था, थोड़ा और उसको कर दिया एलोबरेट। परमानेंट लाइफ लाइक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री वर डिपिक्टेड। ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स हैं। पेंटिंग्स वर मेड ऑफ मेनली रेड कलर। ठीक है, रेड कलर या फिर इनके उसमें रेड सैंडस्टोन का यूज होता है, क्योंकि आपकी जो पेंटिंग है या भीमबेटका कौन सी हिल्स पे आती हैं, ये हमारे विंध्याचल पे आती हैं। विंध्याचल कौन से उसमें है, रेड कलर है, रेड सैंडस्टोन वगैरह पाया जाता है। और ग्रीनरी से, ग्रीन जो आपके प्लांट्स होते थे उनसे क्या करते थे, ग्रीन कलर लेते थे, और लाल पत्थर से रेड कलर का यूज करते होंगे। अगर आप लोग कोई गए हो भीमबेटका तो थोड़ा सा देखिएगा कि पेंटिंग्स मोस्टली क्या करी है, रेड सैंडस्टोन से या उनसे उन्होंने यूज करी है, जो अवेलेबल था उनसे पेंटिंग बनाई। ठीक है, फिर लास्ट में कंक्लूजन, सिंपल सी बात है, कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है तो उसका कंक्लूजन फिक्स है, हैंस डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अब कब डिक्लेयर हुई, आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आप क्या मेंशन कर सकते हैं, बताइए कब डेवलप हुई, कमेंट में आंसर दीजिएगा। व्हेन वाज भीमबेटका डिक्लेयर्ड एज यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, कमेंट करिएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट, डिस्क्राइब इन डिटेल द अचीवमेंट्स ऑफ पुष्यमित्र सिंह। ठीक है, ये भी एक 7 मार्कर का क्वेश्चन है। अब अगर आप किसी भी रूलर का अचीवमेंट्स पे बात आती है तो सब वही वाली बात जो आपको लिखनी है, सबकी कुछ ना कुछ यूएसपी होगी। ठीक है, तो पुष्यमित्र सिंह की किसी भी अचीवमेंट आती है तो उनकी पॉलिटिकल, ठीक है, उन्होंने अगर इकोनॉमिक में कुछ किया है और उन्होंने सोशल में कुछ किया है, तो ये वाली बात लिखिए। मेनली इनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो पॉलिटिकल के अंदर, और अगर डिवाइड कर दे तो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री। ठीक है, तो इन अचीवमेंट्स पे भी क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, और इन्हीं अचीवमेंट्स को ही हमें मोस्टली फोकस करना चाहिए अगर आपके 7 मार्कर में आ रहा है तो। और अगर स्पेशल उन्होंने कल्चर में कुछ करा है तो ऐड करो, नहीं तो शुरुआत में इन अचीवमेंट्स को डालिए। ठीक है, तो क्या करा, एक इंट्रोडक्शन, वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट ब्राह्मण रूल इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, पुष्यमित्र सिंह को बोला जाता है। अचीवमेंट्स क्या है इनकी, मैंने वही करी, पॉलिटिकल, टुक ओवर मोरन एम्पायर एंड कॉन्कर्ड मगध, स्ट्रेंथन हिज पोजीशन ओवर कौशल, वत्स एंड अवंती महाजनपद वगैरह थे, उन पे भी कॉन्कर करा। कैपिटल क्या बनाई इन्होंने अपनी, विदिशा। फिर रिलीजियस पे क्या करा, रिवाइव द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप, यज्ञ एंड सेक्रीफाइस। ठीक, तो इनकी रिलीजियस में थी, तो वी हैव मेंशन दिस। ऑर्गेनाइज अश्वमेध यज्ञ, कहाँ पर मिलता है इसका डिस्क्रिप्शन अश्वमेध यज्ञ का, अब अलग से नहीं लिखेंगे, ऑर्गेनाइज अश्वमेध यज्ञ हुज डिस्क्रिप्शन इज मेंशन्ड इन अयोध्या इंस्क्रिप्शन। सिंपल सी बात है, आपको छोटे लाइन में बड़े चीजों को कैसे लिखा, मैंने क्या, ऑर्गेनाइज अश्वमेधा और यहाँ पर लिख दिया अयोध्या इंस्क्रिप्शन, कि अयोध्या इंस्क्रिप्शन में हुआ है। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टेड वेदिका इन दी स्तूपास ऑफ भरूच एंड सांची। कल्चरल सिग्निफिकेंस, कंपोजिशन ऑफ मनुस्मृति इनके टाइम पे स्टार्ट हुई थी। महाभाष और अष्टाध्यायी जो बुक्स हैं वो पाणिनि ने इनके टाइम पे लिखी। ठीक है, आर्किटेक्चरल वर्क क्या हुआ था, जो आपका गरुड़ पर गरुड़ पिलर है विदिशा में, चैत ऑफ कारले, नवा चैत ऑफ अजंता वर डेवलप्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस के बारे में लिखनी है। इनका पॉलिटिकल में मेन इंपॉर्टेंट ये था,
उसके बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ स्पेशल कोई टैक्स वाली बात नहीं आती है, या हम उस चीज़ को प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं, ये अब ऑफिसर्स अपॉइंट करे थे वो वाली चीज़ हम लोगों ने, पुष्यमित्र सिंह से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। पुष्यमित्र सिंह की यूएसपी क्या थी भाई, वो उन्होंने एक ब्राह्मण रूलर था जिन्होंने मोरन डायनेस्टी के लास्ट रूलर जिसको कहते हैं ब्रदरदत्त, उसको मार के अपना रूल स्टेब्लिश किया था। कैपिटल विदिशा में एमपी का पोर्शन है, और उनका काम मोस्टली रिलीजियस और कल्चर बेस पे ज्यादा था। तो हमने रिलीजियस और कल्चर की हेडिंग डाली और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे अलग से लिख दिए। नॉर्मली भी आप लिख सकते थे कि सिंपल एक एक फैक्ट्स करके लिखते, वो भी चल जाता है, ऐसा नहीं है वो गलत है। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि आपके माइंड की क्लैरिटी क्या है। चेकर को दिमाग में आता है कि इसको चीजों को तोड़ना आता है, डायमेंशंस में कवर करना आता है, और अलग अलग सेगमेंट्स में अगर आप बात करते हैं तो चीजें बहुत ईजी हो जाती है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि आंसर राइटिंग में डायमेंशंस और सेगमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक थाली किसी को आपने परोस के दी, अब उस थाली में एक तरीका तो ये हो सकता है कि दाल चावल सब्जी रोटी बस डालते जाओ, एक के ऊपर जाते जाओ, मैसी लगेगा ना, खाने का मन भी नहीं करेगा, समझ में भी नहीं आएगा कि क्या खाएं पहले, क्या कैसे खाएं। लेकिन अगर आपको थाली जो एक प्रॉपर आती है, आप अगर गुरु कृपा या कहीं भी खाने जाते हैं, ठीक है, तो उन थाली में क्या करते हैं, सलाद, अचार, पापड़, दाल, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको क्या करते हैं अलग से सेगमेंट बना के देंगे, तो आपके लिए खाना इजी होता है, प्रेजेंटेबल दिखता है, मन करता है। ठीक है, सेम चीज विथ आंसर राइटिंग, थोड़ा सा खाने का एग्जाम्पल है, लेकिन आंसर राइटिंग के साथ आप तो रिलेट करके ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैं अपने मोइनली स्टूडेंट्स को ये वाला एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आपके 10 मार्कर पे बात करते हैं। 10 मार्कर में है हमारा एवोल्यूट हर्षवर्धन एज एन एफिशिएंट रूलर। देखो इन्होंने सीधा ही बोल दिया कि हर्षवर्धन एक एफिशिएंट रूलर था कि नहीं था। ठीक है, तो इवेल्युएट का करने का क्या मतलब है, आपको सिंपल एफिशिएंट रूलर से रिलेटेड उनकी बातें बतानी थी जो जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, सीधी सी बात, प्लस पॉजिटिव बातें आप उनकी बताइए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगर बोलते हैं डज एवोल्यूट दैट वेदर हर्षवर्धन इज एन एफिशिएंट रूलर और नॉट, अगर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है इस प्रकार से होती तो आप उनकी अच्छाई बताते, फिर उन अच्छाई में कुछ अगर उन्होंने नहीं किया तो बुराई बताते, और अंत में एक पॉजिटिव नोट पे हमें खत्म करना होता। लेकिन उन्होंने बोला एवोल्यूट हर्षवर्धन एज एन एफिशिएंट रूलर, तो जो जो चीजें एज एन एफिशिएंट रूलर उनको सपोर्ट करती हैं, वी हैव टू राइट ऑल द अचीवमेंट्स और गुड थिंग्स अबाउट हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन को क्या बोला जाता है, हर्षवर्धन हमारे लास्ट हिंदू रूलर माने जाते हैं एंशिएंट इंडिया के। ठीक है, तो उनके बारे में सबसे पहले आप छोटा सा एक इंट्रो लिखिए, क्या है, रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी जो थानेश्वर में थी, who ruled India after Gupta period, reigned from this much and was an efficient ruler who brought stability, ठीक है, prosperity and cultural growth to much of northern India। उनका ओवरऑल बता दिया हमने इंट्रोडक्शन में कि भाई ये एफिशिएंट इसलिए है बिकॉज दैट रूलर हैज ब्रॉट स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल एफिशिएंटली इन नॉर्दर्न इंडिया। तो कहाँ रूल कर रहा था, कैसा रूल कर रहा था, वो सारी चीजें आपके इंट्रोडक्शन में क्लियर हो गई, क्योंकि उन्होंने एक एफिशिएंट रूलर ने मांगी है। मतलब क्या, अगर आप 10 मार्कर लिख रहे हैं और उसका इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसको कुछ ऐसा लिखिए कि जो बात ऊपर कहना चाहता है वो जस्ट कहीं ना कहीं आपको यहाँ, या फिर अब इस बात को मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये सामने एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या है अब, हिज अचीवमेंट्स वर मेंशन्ड इन हर्षचरित्र एंड रेवलॉग ऑफ ह्यूनसॉन्ग। आप इन जो फैक्ट्स हैं उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक, अचीवमेंट्स क्या थी, एम्पायर एक्सपेंशन में काम किया इन्होंने, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, रिलीजियस व्यूज, पब्लिक वेलफेयर, लिटरेरी पैटर्न और आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये डायमेंशन है, इनके बेसिस पे एम्पायर। अब जो जो लिखा है उसके बारे में छोटे छोटे फैक्ट्स में प्रॉपर, इसमें क्या है 10 मार्कर में फैक्ट्स और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एम्पायर एक्सपेंशन डिफीटेड क्या है, गोल्ड रूलर शशांक ऑफ बंगाल, कॉन्कर बंगाल करा, फिर ओका कंकड़ करा बल्लवी बाय मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक, ट्रांसफर द कैपिटल टू कन्नौज फ्रॉम थानेश्वर, और नेपाल उड़ीसा ऑल्सो वर अंडर हिज कंट्रोल। सीधी सी बात है, क्या बात करी, अगर एम्पायर एक्सपेंशन में है तो कुछ कुछ मेन चीजों के बारे में आप लिख सकते हैं। अगर डिफरेंट टेक्निक्स होती, जैसे हम अगर अजात शत्रु का पढ़ते हैं एम्पायर एक्सपेंशन में, तो उनकी स्पेशल कुछ पॉलिसीज थी एम्पायर एक्सपेंशन की, तो वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। इनकी स्पेशल पॉलिसी नहीं थी, बट अगर आपने हर्षवर्धन को पढ़ा होगा तो हर्षवर्धन का सबसे बड़ा जो क्या कहते थे एक्सपीडिशन था वो था गोल्ड रूलर शशांक का। क्यों, क्योंकि इसी गोल्ड रूलर शशांक ने क्या करा था, उनके भाई की हत्या की थी।
ठीक। नेक्स्ट आते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन में क्या है, फ्रेंड रिलेशन किससे बनाया इन्होंने, चाइना से, तो ये चाइना के प्रॉपर रिलेशन हुए। फिर क्या था, एक डेलीगेशन का तीन लोगों का डेलीगेशन क्या करा इन्होंने, जो टी यांग कंटेम्प्रेरी रूलर था चाइना को वहां पर भेजा, और पैटर्नाइज चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग, ह्यूनसांग चाइना से आया था तो इसको पैटर्नाइज का काम कर रहे हैं, मतलब चाइना से कोई बुरे रिलेशन नहीं थे इनके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो रिलीजियस आउटलुक में इनिशियली वाज अ शैव बट लेटर बिकम अ महायान बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइज रिलीजियस काउंसिल कॉल्ड महामोक्ष परिषद, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जिसको हर्षवर्धन का मानते हैं, कब करते थे, एवरी 5 years, ठीक है। फिर एक आती थी धर्म परिषद, धर्म परिषद ये एवरी ईयर होती थी। धर्म परिषद कहाँ पर, कन्नौज में। देखो जो फैक्ट्स आप प्रॉपर अलग अलग 2 मार्कर में या 7 मार्कर में पढ़ते हैं, उन फैक्ट्स का यूज हमारे मेंस की, सॉरी 10 मार्कर में कैसे करना है वो देखो आप, ठीक है। ये 10 मार्कर एक प्रेजेंटेशन का गेम है, आपके फैक्ट्स को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट 10 मार्कर, यही डिमांड है इसकी, ठीक है। फिर क्या है, पैट्रोनेज एंड डोनेशन टू नालंदा यूनिवर्सिटी एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक वेलफेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ डेली वर्क, ठीक है। उनके इसका मीनिंग ये है कि डेली क्या क्या काम करना है उनको प्रॉपर क्लासिफाई करके काम किया जाता था, कि भाई हमें किसी को डोनेशन देने में ये काम करना है, एजुकेशन वाले लोगों के लिए ये काम करना है, रिलीजियस चैरिटी वाला ये काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करना है, तो डेली इसका प्रॉपर शेड्यूल बनता था, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी शेड्यूल बनाते हैं कि भाई सुबह उठते से बनाते हैं, और मुझे लगता है आपको बनाना चाहिए कि आज का सुबह से लेके शाम तक का क्या टास्क होना चाहिए। स्पेशली के एस्पिरेंट्स के पास तो एक छोटी सी डायरी बना लीजिए और सुबह से लेके शाम तक अपने पूरा टास्क लिखिए, करंट अफेयर्स पढ़ना है, आंसर राइटिंग करना है, प्रीलिम्स के ये नोट्स पढ़ने हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम मेंस की बात करें तो कौन सी आंसर राइटिंग कब करनी है, किसका रिविजन करना है, किसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपकी डायरी में प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। और रात को देखो कितने हुए, अगर वो 80% भी कवर हो जाते हैं तो आपने आज की जंग जीत ली, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, बिल्ड धर्मशाला फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अदर फैसिलिटीज, ठीक है। मेनली जो धर्मशाला पुराने टाइम पे बनाई जाती थी वो ट्रैवलर्स के लिए बनाई जाती थी ताकि वो उस पर स्टे कर सके, तो वो ट्रेड को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करने के काम करती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज धर्मशाला में है, लोग जो लंबा लंबा ट्रेड रूट्स में जाते थे तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। रोड एक्सीडेंट्स वगैरह के कॉन्सेप्ट अगर उस समय इतने तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हो जाती थी तो धर्मशाला इन्होंने बनवाई थी फॉर पब्लिक वेलफेयर। फिर लिटरेचर को करा था, मानभट्ट, मयूर और मतंग दिवाकर इनके क्या थे, इनके कोर्ट में क्या थे, पोएट्स थे। खुद हर्ष ने कौन सी बुक लिखी है, प्रियदर्शिका, नागानंद एंड रत्नावली, ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है हर्ष को स्कॉलर को डिफाइन करने के लिए। और रॉयल पैट्रोनेज टू बाणभट्ट, बाणभट्ट ने क्या लिखा है, हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी, ठीक है। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट बिहाराज एंड टेम्पल, ग्रांट्स करी है नालंदा बिहार में, बल्लभी को उन्होंने ग्रांट प्रोवाइड करी है। फिर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म आर्किटेक्चर स्टाइल में इन्होंने क्या करा है, अपना बिल्ड करी है, या फिर जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो इन स्टाइल्स को प्रमोट किया गया है, ठीक है। अब कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या लिखा है, hence it is clear from the above description that Harshvardhan was not only a great ruler but also an efficient ruler, as he in the time of feudalism built a centralized empire and consolidated the maximum part of North India, ठीक है। क्या है अब, ग्रेट रूलर वैसे मुझे लगना चाहिए वॉज नॉट अ ग्रेट या एफिशिएंट, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग में या फिर हम कहेंगे इसकी फ्रेमिंग में थोड़ा सा मुझे पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि दो चीज ग्रेट रूलर और एफिशिएंट रूलर डबल हो रही हैं, बट ठीक है। क्वेश्चन पूछा था एफिशिएंट रूलर को बताने के लिए, उस एफिशिएंट रूलर को हमने चीज़ों को प्रमोट कर दिया। नॉर्दर्न इंडिया एक्सपेंशन में बात करी थी, और एंड में आते आते कंसोलिडेटेड मैक्सिमम टेरिटरी कैसे उसने प्रॉपर किस चीज़ में करी, फ्यूडलिज्म के टाइम पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि सातवाहन के टाइम पे ही थोड़ा फ्यूडलिज्म प्रॉपर जो ग्रांड सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका था। उसकी वजह से धीरे 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 आते आते राजपूत टाइम पे हम इस फ्यूडलिज्म को ज़्यादा देख सकते हैं। फ्यूडलिज्म क्या होता है, सिंपल सी बात है कि आप किसी को लैंड ग्रांट करते हो, उसको उसकी ओनरशिप दे देते हैं, तो धीरे धीरे करके विद टाइम वो जो लैंड ग्रांट करते हैं तो वहाँ का रूलर या वहाँ का जो हेड होता है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेता है, और फिर सेंटर और स्टेट जो आजकल हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो स्टार्ट हो रही थी वो चीजें थी, हर्षवर्धन एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड एम्पायर,
ठीक है। हर्षवर्धन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, डिफाइन हर्षवर्धन एज अ स्कॉलर। जब स्कॉलर वाला कॉन्सेप्ट आए तो जो उन्होंने अपने पैटर्न्स को या फिर पोएट्स को, उनके कोड पोएट्स थे हु वर अवेलेबल एट दैट टाइम, उनका डिस्क्रिप्शन देंगे, और हर्षवर्धन ने जो बुक्स लिखी हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसको प्रॉपरली लिखिए, आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, और इसी चीज को फोकस करते हुए, और हमारे आंसर राइटिंग में बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं या फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके चैंपियन स्क्वायर में 1 जून से एक बैच लॉन्च हो रहा है स्पेसिफिकली फॉर द इंग्लिश मीडियम। ठीक है, और उस इंग्लिश मीडियम के बैच में आपको कंटेंट, प्रॉपर सिनॉप्सिस और 2 मेंस, 1 प्री और 1 इंटरव्यू इन अ सिंगल फीस, ये प्रोवाइड कर रहा है आपको चैंपियन स्क्वायर। तो डू ज्वाइन आवर बैच ऑन 1 जून। और उससे पहले आपको, अगर आप जानते होगा कि 2020 में आपकी जो सेकंड रैंक थी निधि भारद्वाज मैम, उन्होंने इंग्लिश मीडियम से ही रैंक हासिल करी थी, तो वो 24 मई को एक सेमिनार लेने आई हैं, और सेमिनार का जो मकसद है वो सिर्फ प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या होता है, क्या सोर्स पढ़े, उसके अलावा आप जिस चीज की तैयारी करना चाहते हैं उस तैयारी वो के बाद वो जीवन क्या होता है। ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलेगा उससे, कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें आज की डेट में, ताकि जिस दिन हम एसडीएम बने या डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तब हम कैसे सिचुएशन को, रियल टाइम सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं, इन सब पे एम्फेसिस रहेगा सेमिनार में। तो डू कम ऑन 24 में, दैट इज ऑन सैटरडे। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे का है, उसमें आप आइए। ठीक है, उसके अलावा देयर आर वेरियस कोर्सेज इन चैंपियन स्क्वायर, जैसे कि 15 मई को अपराजित 2.0 बैच चल रहा है, इट इज अ बैच, बाइलिंगुअल बैच है। ठीक है, फिर 20 मई को स्पेशली फॉर 2026 एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉपर क्या मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलती हैं, हार्ड कॉपी में आंसर की मिलेगी, और 1 जून का इंग्लिश मीडियम बैच का तो मैंने आपको प्रॉपरली बता ही दिया है। सो इंग्लिश मीडियम के जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है कि हम कहाँ जाएं, हमें नोट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर मेंटरशिप में नहीं मिल रहा है, तो चैंपियन स्क्वायर इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज इशू। ठीक है, सो आइए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।